तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक में। जैसे कि लेखपाल की परीक्षा 31 अगस्त को संपन्न हो गई थी। परीक्षा काफ़ी विवादों में रही थी क्योंकि कई जगहों पे डमी कैंडिडेट या नकल काफ़ी धांधली हुई। चलिए इन सब बातों को हम साइड में रखते हुए आज हम लेखपाल के 31 अगस्त वाले पेपर का हम एनालिसिस करते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका हल देखते हैं। पहला, अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे आंसर पे आते हैं। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? इसका सही आंसर है निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना आशय निराशाओं के चक्र में फंसे रहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? मनीषियों ने सफलता की कुंजी कहा है असफलता को, क्योंकि असफलता एक ऐसी है जब हम बार बार असफल होते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जागता है। इस वजह से हमें बार बार असफल होने के बावजूद भी निरंतर प्रयास करने से एक दिन ऐसा आएगा कि हम सफल हो जाएंगे। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? जब कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो कुछ ना कुछ हमें सदैव अर्जित करता रहता है। इसका सही आंसर होगा तीसरे का बी यानी अनुभव की संपत्ति, क्योंकि जो जितना ही असफल होता है, जितना जिस प्रॉब्लम होती है उस क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा अनुभवी होता जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? ठीक, इसका ऑप्शन ए सही है। जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। सही बात है भाई, जब हम एक बार असफल हो जाते हैं तो अगर हम दोबारा प्रयत्न नहीं करेंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। क्योंकि अगर हम एक फील्ड में हार मान लेते हैं, हो सकता है ऐसे हमारे जीवन में कई ऐसे मौके आए या क्षेत्र आए जिसमें हम एक बार करें, अगर हमको सफलता ना मिले तो हम वो चीज़ छोड़ के अपने आप को डिप्रेशन में डाल दें कि हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक, जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जीवन की सार्थकता किस में है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ठीक, अगर हम अपने कर्तव्य मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा जो दायित्व है जो उसका हम निर्वहन कर रहे हैं, जैसे इस समय हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे से पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी ले लें। अगर हम ये सब काम ना करते, इसके अलावा बहुत सारे काम करते, तो इसका मतलब हमारा जीवन सार्थक नहीं। अब आते हैं आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आनंद का है पर्यायवाची है मोद और हर्ष। आनंद मीन्स क्या था? खुशी, हर्ष, आनंद। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया द्वंद्व समास का है। जहाँ पे अपोजिट शब्द आते हैं वहाँ पे कौन समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अपना पराया। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। बी रंगना इसका सही आंसर है, क्योंकि पत्र प्लस अलय नहीं आलय होता है। अब मरण प्लस आसन्न नहीं मरण प्लस आसन्न होता है। यथा प्लस अर्थ नहीं यथा प्लस अर्थ होता है। अतः इसका ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कब्र में पैर लटकना। भाई साहब, कब्र में पैर लटकने का आशय है मृत्यु के समीप होना। अर्थात जो व्यक्ति मौत के समीप होता है उसको कहा जाता है भैया देखो इनका एक पैर तो कब्र में ही लटका हुआ था, तो मौत के एकदम समीप है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सलाका का तद्भव रूप है। भैया सलाका जो है इसका तद्भव रूप क्या है? सलाका क्या है? हमारा तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या है? इसका तद्भव रूप है सलाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है, शुद्ध वर्तनी? ये लालायित होता है। लालायित यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। भाग्यवान भाग्यवान होता है। रामायण रामायण होता है। इसका वाल्मीकि का वाल्मीकि होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब हम आते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। पहला, अधोगति, विस्मरण, उज्ज्वल, हितैषी। अब कह रहा है इस सब में से सभी विकल्प शुद्ध हैं। मतलब कौन से ऐसे विकल्प हैं जो हमारे शुद्ध हैं? इसका आंसर है विस्मरण और हितैषी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 3 और 4। उज्ज्वल नहीं उज्ज्वल होता है। अधोगति अधोगति होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। हम आते हैं, इसका सही आंसर होगा
संबल, हमारा संबल पुल्लिंग शब्द, बाकी यामा, योजना, भिक्षा ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग हैं, बाकी हमारा संबल पुल्लिंग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में सही विलोम युग्म क्या है? सही विलोम युग्म क्या है? इसमें है सही विलोम कृपण और दाता। कृपण मीन्स होता है कंजूस और दाता मीन्स क्या होता है? दानी होता है। क्योंकि सांझ का दोपहर गलत है, शुष्क का क्षुद्र गलत है, प्रसन्न का प्रफुल्ल गलत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा विवादित प्रश्न है जो कि आयोग में जाएगा। इस प्रश्न पर बहुत सी आपत्ति दर्ज कराई गई है और इस प्रश्न को आयोग को सबको बराबर अंक देना पड़ेगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्योंकि जीवन पति किसका समानार्थी है, यानी किसका पर्यायवाची है? यमराज का। लेकिन आयोग ने अपनी आंसर की में पति या स्वामी को दिया है। निश्चित ही यह क्वेश्चन विवाद में जाएगा, इस पे आपत्ति भी पड़ेगी। हम एक वीडियो बना देंगे आपत्ति पे, आप लोगों को आपत्ति कैसे करनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसका क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अतीन्द्रिय बोलते हैं। इंद्रजीत जिसे जीता ना जा सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें कौन सा पुल्लिंग है? इसमें से हमें को बताना है इसमें कौन सा एक शब्द पुल्लिंग है। पूर्ति, अव्यक्त, छवि, विवाह। इसमें हमारा जो विवाह शब्द है ये हमारा पुल्लिंग है, बाकी शेष पूर्ति, अव्यक्त, छवि हमारा स्त्रीलिंग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पंखा का बहुवचन होगा, यानी पंखा का बहुवचन क्या होगा? पंखा का बहुवचन होगा हमारा पंखे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब आते हैं दुःशासन का समास संधि विग्रह क्या होगा? शासन का पहला होगा दु प्लस शासन, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू, आँख, आशीष, अक्षर। इसका तत्सम शब्द है अक्षर। हमने बताया हुआ था जैसे में बीच में छतरी वाला आता है वो हमेशा क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। आंसू का शुरू होता है, आशीष का आशीष होता है, आँख का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये वाला क्वेश्चन भी विवादित है क्योंकि आयोग ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात चारों असत्य हैं। एक अन्य परीक्षा में आयोग ने विंध्याचल पर्वत को शुद्ध माना हुआ था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन शुद्ध होगा। लेकिन इस बार आयोग ने ऑप्शन डी यानी चारों ऑप्शन को अशुद्ध मान लिया गया। यह क्वेश्चन भी निश्चय विवादों में जाएगा और इस पर भी आपत्ति पड़ेगी। सब पे लगभग कॉमन अंक मिलेगा, नहीं तो आयोग को अपना ये प्रश्न डिलीट करना पड़ेगा। देखते हैं अब क्या होता है, आयोग इस पर क्या डिसीजन लेता है अपना। बात है क्वेश्चन नंबर 22। खग जाने खगही की भाषा, अर्थात समान प्रवृत्ति वाले लोग ही एक दूसरे को सराहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? खग जाने खगही की भाषा मतलब जैसे एक लोग जो होते हैं अपने, जैसे चोर जो होता है, इसका एक अन्य समझ लीजिए, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक जो जैसे जिस कैटेगरी के रहते हैं वो उसी कैटेगरी से मिलते हैं, ठीक है। अर्थात जो समान प्रवृत्ति के वो लोग हमेशा एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकन में कौन समास? इसमें संप्रदान कारक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। अब भैया तुम लोग अरुण जो नाम होता है आजकल काफ़ी प्रचलित नाम था अरुण, ठीक। इसका मतलब होता है कितने लोग नहीं जानते होंगे, आज जान जाए। अरुण का मतलब तो प्रातःकालीन सूर्य या सिंधु। इसी वजह से हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है उसका नाम अरुण से है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य सबसे पहले निकलता है, इसलिए उसको अरुणाचल प्रदेश कहा गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 या हिंदी का आखिरी क्वेश्चन। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, इसमें किस पार्ट में अशुद्धि? पहली बात कितनी बार होता है? अनेकों कोई भी शब्द नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट है। अब आते हैं हम दूसरे सेक्शन, यानी जिस सेक्शन का नाम है मैथ।
यानी कि MA। अब हम आते हैं मैथ सेक्शन पे। ठीक, अब इसका आंसर पहले 26वें क्वेश्चन का आंसर है 63, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। बिकॉज हम इसे क्या बोलते हैं, अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 आएगा। उसके बाद 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। एंड देन अगर हम 18 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 63 आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 27 का 15 संख्याओं का माध्य 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। भैया कितनी बार बताया गया था, अगर हम समांतर माध्य 30 है, उसमें किसी संख्या का जोड़ा या घटाया जाता है, जितना जोड़ा या घटाया जाएगा उतने ही हमारे माध्य में जुड़ जाएगा। अर्थात इसमें 3 जोड़ा गया है, तो अगर हम 3 इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दिस 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक क्या होता है। भैया बहुलक यानी कि मोड क्या होता है। बहुलक को हम ऐसे समझेंगे, जो हम लोग बोलते हैं बहुलक मतलब बहु माने होता है बहुत, लक माने होता है ज़्यादा, मतलब जो कुल मिला के जो बहुत बार आया। अर्थात अगर इसको हम सिंपल वे में क्लास में समझें, जो आवे लक लक वही होता है बहुलक। लक लक मीन्स होता है बार बार, मतलब जो सब जितनी बार रिपीट हुआ होगा वही उसका बहुलक। क्योंकि इसमें देखिए 3 1 2 3 4 जो 3 डिजिट है 4 बार था, तो इसका आंसर नंबर ए सही होगा। अब हम इसकी माध्यिका याद करेंगे। माध्यिका याद करने के लिए हम क्या करते हैं, कितने डिजिट है पहले 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है टोटल, 13 15। अब हम क्या करेंगे, माध्यिका क्या होगी भाई 2, अर्थात 3 इधर बीच का हमारी माध्यिका हो जाएगी। अर्थात अगर हम निकालेंगे 3 इस साइड का, हमारा चौथा नंबर जो होगा वो हमारी माध्यिका होगी। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। अगर हम इसको काटेंगे हमारे 10 12 12 18 13, हमारे चौथे नंबर कौन सी डिजिट है 13, था हमारा माध्यिका का करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हमारा एक 18 है तो ए भी हमारा 18 होगा और ये भी साइड हमारी 18 होगी। अर्थात अगर हम 18 + 18 + 18 अगर हम करेंगे तो हमारा आएगा 54 आंसर। इसका पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर याद कीजिए, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। अगर हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L × B। तो अगर हम 12 × अगर हम 11 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132। दोस्तों हमने जैसा कि आपको बताया था, किसी भी डिजिट में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका 11 से मल्टीप्लाई एक ट्रिक है, या याद कर लीजिए या समझ लीजिए कि अगर हम जैसे कि कोई भी नंबर हो, अगर उसे 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे हमारा 12 है, अगर मल्टीप्लाई बाई 11 हम करेंगे तो पहले हम 1 और 2 को ऐड करके क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। क्या आएगा, 1 और 2 ऐड करेंगे 3 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 1:2 के बीच में ही लिख देंगे, मतलब 1 2 के बीच में इन दोनों का सम 3, ये हमारा होते आएगा 11 से मल्टीप्लाई। जैसे इसका जस्ट एक एग्जांपल हम और दे देते हैं आप लोगों को। जब हम एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि तुम्हारा हो गया 14 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 1 को ऐड करेंगे, क्या आएगा बच्चों 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे 5 को, तो हम इसको करेंगे 1 और 5 को हम इसके 1 और 4 के बीच में लाके पुट कर देंगे, मीन्स 1 5 और 4, दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया। नहीं समझ आएगा कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम दोबारा समझा देंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, दिस इसे किस वर्ग की बारंबारता, इसको हम निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 19 to 9 और 20 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे।
2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 60 एंड 96, मतलब 6096। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 34 इंटू 38, जो कि हमारा एक बार ग्राफ है। बार ग्राफ क्वेश्चन क्या करें, 91 से 99 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है, दिखाता है, इसे पढ़ें, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। कह रहा उन वर्षों की संख्या का अनुमान जिससे एक कंपनी की आय औसत से कम है और उसकी आय औसत से अधिक का अनुपात। मतलब ये क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, उस सन का निकालना है। पहले तो हमें इसकी एक एवरेज यानी औसत आय निकाल लेनी है, ठीक। औसत आय निकालने का हम सबसे पहले इन सबको ऐड करके जितने नंबर को डिवाइड कर देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। फिर और जिनकी आय औसत से अधिक है, ठीक, उसका रेशियो निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 5:3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है, 97 98 में कंपनी की आय 97 98 में कंपनी की आय 94 95 से कितनी अधिक और कितनी गुना थी, ठीक। अगर हम इसको 97 98 हमारा क्या है, 97 98 हमारा ए है और 94 95 हमारा ऑप्शन, मतलब ए इसका कितना गुना है, तो इसका आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1.5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अब क्या कह रहा है, 96 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना परसेंट थी, ठीक। तो यानी 96 एंड 97 ए है तुम्हारा, 96 97 यानी 96 97 कितना 42 एंड 43 20 है। ये औसत आय कितना परसेंट, लगभग ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 125%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, 1897-98 कंपनी की आय में 93-94 की तुलना में कितनी परसेंट वृद्धि है। देखो हम 93 का 94 देखेंगे, हमारा 37-20 से हमारा हो जा रहा है 93-94 हमारा 25-20 से हमारा क्या होता है 50-40, मतलब जस्ट दो, मतलब जस्ट डबल, यानी इट मीन्स 100% हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्या कह रहा है, 94 95 से 95 96 तक कंपनी की आय में कितने परसेंट की गिरावट हुई थी। अप्रॉक्सीमेट कह रहा है, यानी लगभग कितने परसेंट की गिरावट हुई थी। इसका आंसर आएगा हमारा 7% की गिरावट, आंसर नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना है। इसका आंसर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर सी यानी 4। अब आते हैं हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है, ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी यानी आवृत्ति आरेख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, इसका क्या होगा, आधा होगा। ठीक, क्या होगा, आधा होगा। जो क्वेश्चन नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, उस पर एक नई वीडियो हम बना देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। यह त्रिभुज ए बी सी बी समकोण है, ए बी 12 सेंटीमीटर, ए सी 13 सेंटीमीटर, बी सी याद कीजिए। पहली बात अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई चलो एक हमारा ट्रायंगल क्या है, ये हमारा 90 डिग्री है। क्या है हमारा 90 डिग्री। तो हम इसको मान ले रहे हैं ए बी सी, ठीक। हमारा ए बी 12 सेंटीमीटर है और ए सी 13 सेंटीमीटर है, और ये हमारा क्या होगा। सबसे पहले तो अगर हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले एक तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। तो हम इन दोनों करके अगर हम निकालेंगे, यानी 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इक्वल टू हमारा आएगा, ठीक। जो भी करके इसको हम निकालेंगे, और नहीं तो एक सिंपल सबसे निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 169 माइनस 144 इक्वल टू आएगा हमारा 25 इक्वल 25 का रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर हम इसका एक तरीका और से अगर हम निकालें, जैसे कि सब लोग जानते हैं 5 12 एंड 13 क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। अगर एक डिजिट 5 है, दूसरी 12, तीसरी 13 होगी। अगर एक 5 है, दूसरी 13, तीसरी मतलब 12। अगर दो डिजिट दिए गए
और 90 डिग्री एंगल बनाया, पाइथागोरस बना, तो ये हमारे ट्रिपलेट होगा कितना 5, 12 एंड 13। ओके गाइस, समझ में आ गया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए यानी 2 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा अमित अपना मोबाइल 18-20 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 30% का लाभ हो। भैया कोई लड़का है अमित क्या कह रहा है, भैया उसको कोई इमरजेंसी रही होगी, उसने अपना मोबाइल 1820 रुपये की दर से बेच दिया, उसको कितना परसेंट हानि हुई, 30%। अर्थ मीन्स अगर हम कह सकते हैं, अगर हम कहें तो जो हमारा इसका 70% है ये किसने के बराबर हो गया, 18-20 पे। अब बहुत से छात्र ये बोलेंगे, कि सर ये 70% क्यों लिया गया, क्योंकि भाई साहब 30% हानि होगा ना, इसकी जो वैल्यू होगी 70% ही 18 से 30 के बाद से हम 1% निकाल के हमें आगे प्रोसेस करते चले जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3380। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वृद्धि वेतन के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने % अधिक है। अब इस क्वेश्चन का मतलब है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम चलो मान लेते हैं ये राहुल है, ये मोहन है। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक, मतलब राहुल जो सैलरी पा रहा है मोहन से 20% अधिक पा रहा है। तो राहुल को अगर हम 100 मान, ठीक, राहुल कितना पाया जाएगा, 120 पाया जाएगा भाई, ठीक। राहुल को अपने वेतन 30% की वृद्धि मिलती है। अगर हम 120 का 30% निकालेंगे, इसको 120 का 30% निकालेंगे और इसका हम मोहन को 40% निकालेंगे, इसका हो जाएगा 140। और हम इसका अगर 30% निकालेंगे 36 यानी 150, सीधे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे आगे, ठीक। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा सी, यानी इसका आंसर आ जाएगा 11, ठीक, ऑप्शन नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है मतलब 3/8 इक्वल टू 2/6 इन 4/7 का लघुत्तम समापन क्या होगा, मतलब लासा क्या होगा, यानी LCM क्या होगा। इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, हमको सीधा एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि जो LCM फाइंड करना, जो हमारा अंश यानी ऊपर वाले अंश यानी न्यूमरेटर को हम अंश बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। यानी न्यूमरेटर 3, 2 एंड 4 का हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, एंड देन डिनोमिनेटर का हम ले लेंगे SCF ले लेंगे, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का SCF 11 है, इनके LCM 2 गुणनखंड 13 और 17 है। दो संख्याओं में छोटी संख्या, इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इनकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इसका एक फार्मूला होता है। अगर फार्मूले की बात करें, हम साइड स्क्वायर, हम भुजा स्क्वायर करेंगे, अगर हम स्क्वायर बराबर होता है जो इसके विकर्ण होते हैं, यानी डायगोनल D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा हो जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू, यानी D/2 यानी 8/2 का होल स्क्वायर प्लस 6/2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स साइड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर और देन 3 स्क्वायर। इट मीन्स 16 और 9 69 20 25, यानी इट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा तो इस साइड स्क्वायर बराबर 25, यानी साइड बराबर हमारा आ जाएगा 5। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा हमारा आएगा 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 3 × 60। क्या आ जाएगा 3 × 60। अब आते हैं एक बारंबार मैथ सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होती, क्या होती, बंद आकृति होती। शायद देखिए हमारा मैथ सेक्शन कंप्लीट होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपको मैथ की स्पेशल एक वीडियो मिल जाएगी, इसमें सारे क्वेश्चन को विस्तार से समझा दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं हमारा तीसरा पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं जीएस बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीएस या सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन क्या है, नए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। ठीक भाई, अगर नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा, हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी और खपत में क्या होगी, कमी आएगी। ऑन दी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। कौन नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप यानी EBC अगर हम बात करें, एवरेस्ट बेस कैंप, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, तब आता है, मतलब हम लोग को ध्यान में भी रखते, इसका भी फुल फॉर्म याद कर लेना चाहिए। EBC यानी एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है। कौन है, रिदम ममानिया। कौन है, इसका आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किस देश के ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की थी। भैया और कोई नहीं किया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी चीन। ऑप्शन नंबर ए चीन। इस समय चीन और ताइवान में तनातनी हो चुकी है और चीन ताइवान पे अपना अधिकार या उसके आसपास, सीमा क्षेत्र के आसपास अपने हवाई या विध्वंसक युद्धपोत घुमा रहा है। अतः आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ताइवान की कैपिटल क्या है और चीन की कैपिटल और चीन की करेंसी क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। इसका आंसर है इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं तो और एक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं आएगा तो हम कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर देंगे, एक बार आप कोशिश करिए। और हाँ, जो लाला लाजपत राय इनके साथ दो लोग का और नाम लिया जाता है, बहुत ही फेमस ट्रायंगल है। ठीक, इसका आंसर हम बता रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बाल, लाल एंड पाल। बाल से हमारा हो जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाल से हो जाते हैं लाला लाजपत राय एंड पाल से हो जाते हैं बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही लोग गरम दल के महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक, अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ऑपरेशन पोलो किस रियासत के खिलाफ अभियान को नाम दिया गया था। ऑपरेशन पोलो, इसका सही आंसर है हैदराबाद। अब बताओ, जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर का विलय कैसे हुआ था। जनमत संग्रह पे कब हुआ था, जब 1948 में पाकिस्तानी सेना काबिलिया का रूप धरकर वहाँ पे पूरे कश्मीर पे कब्जा किया जाए। तब वहाँ के राजा हरी सिंह ने भारत में दौड़ते आए और कहा, भारत से रिक्वेस्ट किया, आप हमारे देश की रक्षा कीजिए। तो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री पटेल जी ने कहा, ठीक है भैया, हम तो रक्षा तो कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमको क्या मिलेगा। कह रहे ठीक है, आप बोलिए। कह रहे हैं ठीक है, हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं, अपनी आर्मी सब कुछ भेजेंगे, लेकिन इसके लिए आपको भारत में विलय करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक विलय दस्तावेज तैयार किया, जिसपे कश्मीर के राजा हरी सिंह ने सिग्नेचर कर दी। इस प्रकार कश्मीर का भारत में विलय हो गया।
अब आते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ पे भी जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ का भी क्या हो गया, भारत में विलय हो गया। और गोवा जो कि 1961 में जाके भारत में विलय हुआ, वो भी सैन्य कार्यवाही के द्वारा। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन बनता है कि भैया देखो ठीक है, जैसे कि ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया था हैदराबाद रियासत को मिलाने में, तो जो गोवा है इस पे भी सैन्य अभियान किया गया, तो भाई इसके ऑपरेशन का क्या नाम था, कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है? ठीक, नहीं तो इसका आंसर मैं यहीं दे रहा हूँ। इसका आंसर है ऑपरेशन विजय। क्या है ऑप्शन? ऑपरेशन विजय। और सबसे एक महत्वपूर्ण या रोचक बात है कि जो पुर्तगीज़ थे सबसे पहले आए थे इंडिया में 1498 के आसपास, जब वास्को डी गामा आया था, और सबसे बाद में 1961 में गए थे। एक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको राइट नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि हमारा 56, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? भैया सबसे कम लोकसभा सीटें हैं अपनी सिक्किम में। और हाँ, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है गोवा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। EFT का फुल फॉर्म क्या है? EFT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 50 अगर बफिन द्वीप यानी बफिन आइलैंड किस देश में लोकेटेड है? तो बफिन आइलैंड हमारा लोकेटेड है कहाँ पे? कनाडा में बफिन आइलैंड हमारा लोकेटेड है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है। अनुच्छेद 21 लाइफ से रिलेटेड है। 20 हमारा 20, 22 आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो इसका आंसर हम आपको बाद में प्रोवाइड कराएंगे और कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं 60 पे। किस पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा रोलिंग प्लान लागू किया गया? ये हमारा है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात एक है, जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी हमारी 5 साल नहीं चली थी, ये 4 साल ही चली थी। ठीक, और इसी पंचवर्षीय की योजना के बाद हमारा रोलिंग प्लान लाया गया। तो बात है क्वेश्चन नंबर 42 पर। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया तो उस समय का भारत का वायसराय कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 8 अगस्त 1942 को जब हुआ था तो उस समय थे लॉर्ड लिनलिथगो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। अच्छा बच्चों, कहाँ से स्टार्ट किया था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय पुरस्कार हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। BC रॉय का पूर्ण रूप से नाम बिधान चंद्र रॉय था, जिन्हें चिकित्सा का फादर ऑफ चिकित्सा कहा जाता है। इनका जन्मदिन 1 जुलाई को आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया, यानी जिसको हम बोलते हैं DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा है आर्टिकल 36 से 51 तक। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। अब बताएं सती प्रथा को, क्वेश्चन नंबर 65, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? मतलब वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके पीरियड है, जिसके टाइम काल में जिसने सती प्रथा को एबॉलिश किया हुआ था? उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट आंसर है। और किस सन में किया था?
भाई देखो जो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का समापन किया था। और क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका किस निर्भर करती थी। जब ब्रिटिश शासन है तो भारत का अधिकांश जो जनसंख्या थी जीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। उत्तर प्रदेश भारत संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, हाँ यहाँ पे छात्रों को डाउट था कि आंसर हमारा 8 होगा कि आंसर हमारा 9 होगा, क्योंकि इसने कहा भारतीय संघ की अगर बात आएगी तो भारतीय संघ की बात आएगी तो हमारा इसमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, इधर पूरा नॉर्थ ईस्ट सब कुछ इंक्लूड होके बात आएगी। भारतीय संघ कहा जाता है। लेकिन इसने लास्ट कहा कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कितने राज्यों के साथ अगर सीमा बनाने की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश हमारे सिर्फ 8 राज्यों को साथ सीमा बनाएगा। ठीक, अगर इसने ये पूछा होता, अगर राज्य यहाँ पे नहीं दिया होता तब हमारा इसका आंसर 9 होता, क्योंकि कहा है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, तो इसका आंसर तब 9 होता, लेकिन यहाँ पे राज्य दे दिया तो हमारा 8 राज्यों के साथ सीमा खाता है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश है 8 + 1 यानी 8 स्टेट हैं तो हमारे, और 1 हमारा है यानी यूटी यानी यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली जो हमारा भारत राज्य राजधानी क्षेत्र है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन भी विवाद में जा सकते, लेकिन हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन को विवाद नहीं, काफ़ी जगह पे इस क्वेश्चन को भी लोग विवादों में ले रहे हैं कि आयोग को इसको आंसर 9 देना चाहिए। देखते हैं आयोग क्या करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। हाँ छात्रों, एक बात और है, अगर आप लोग यूपी स्पेशल से जुड़ी सारी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो हम यूपी स्पेशल पे एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि आगामी एग्ज़ाम जैसे कि पेट वीडियो हो गया, जो लेखपाल की न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद भी यूपी TSSC के जितने भी आपके एग्जाम में यूपी स्पेशल की हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कर दिए हम सीरीज़ कब से स्टार्ट करें, प्लस इसके आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है। उत्तर प्रदेश की, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में रूप से कृषि पे आधारित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। अच्छा, आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन किन क्षेत्रों में टॉप पे है, कमेंट में आप बताइए। ठीक, जैसे कि हम कुछ बता, जैसे हमारा गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, हमारा केला सबसे ज़्यादा होता है, दूध सबसे ज़्यादा, और जो होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हम इसका आंसर, जिसका आंसर सही होगा हम उसको हार्ट दे देंगे और प्लस उसको पिन भी कर देंगे ऊपर, जिससे लोगों को पता चल जाए हाँ इसका आंसर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NH2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित किस अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता है। इसका सही आंसर है जिब्राल्टर। जल डमरू मध्य यानी जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर क्या होता है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है। बात है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश मंदिरों के जैसे सभी जानते हैं मंदिर एवं घाटों का अगर तुरंत ना सीधे हमारे दिमाग में ये आता है वाराणसी, दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी वाराणसी, द लैंड ऑफ टेम्पल एंड घाट यानी कि सिटी ऑफ टेम्पल। टोटल इसमें बनारस में कितने 80 घाट हैं। बात है उत्तर प्रदेश में IT शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में IT शहर हमारा स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित को मिलाएं। गोविंद बल्लभ पंत सागर, परीक्षा बांध, गोविंद सागर बांध, जामनी बांध। हमारे जैसे पता है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध हमारा किस नदी बना है, रिहंद नदी पर बना। परीक्षा बांध हमारा कहाँ बना है, परीक्षा बांध हमारा बेतवा नदी पे बना है। और गोविंद सागर बांध हमारा
शहजाद नदी पे बना और जैमनी बांध हमारा जैमनी नदी पे बना। अगर इस हिसाब से देखा जाए 1 का बी 2 का सी, 1 का बी 2 का सी, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर वायरस को आप हम पता लगाने, देखिए इन्होंने जो यूपी टेबल से पेपर सेट किया ना, उन्होंने ऐसा सेट किया, देखो ऑनलाइन ख़रीदारी कर, कोई मतलब सर्दियों में दौरान लैपटॉप, मतलब हद है। और ऑप्शन भी बनाने के भी कम से कुछ ऐसा ऑप्शन बनाते हैं जो सेंस भी रहता है। सर्दियों दौरान लैपटॉप उपयोग कर, इसका कहाँ तक रिलेट करता है, चलो ठीक है जो भी है, उन्होंने हमारे काम ईजी कर दिया था। देखा जाए तो ए हमारा एलिमिनेट हो गया हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल हम खोल कर। इसी हिसाब से देखते हैं हमारा जीएस पोर्शन कवर का, हमारा अंतिम और लास्ट है जिसको हम बोलते हैं ग्राम समाज। ग्राम समाज हमारा अंतिम लास्ट पोर्शन है ग्राम समाज का। ठीक, अब आते हैं ग्राम समाज, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क मार्ग के लिए जिम्मेदार है। ग्रामीण सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। क्या स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, निम्नलिखित कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों रोजगार गारंटी दी है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक है। इसका सही आंसर है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। भारत सरकार ने कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका सही आंसर है NSAP, नेशनल सोशल एसोसिएशन पेंशन, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में गरीब ग्रामीण लोगों को आवास प्रदान करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी लोगों के युवाओं के प्रवास को रोकने का काम करती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूरा। इसको किसने लॉन्च किया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें हम मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कब लॉन्च किया था, तो 2015 में। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थापित है। यह है हमारा लखनऊ में स्थापित। कहाँ पे है, लखनऊ में। आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल का है। ई स्वास्थ्य पहल यानी उत्तर प्रदेश HMIS यानी हिम्स स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित भारत सरकार किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से लॉन्च की गई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2022 जनवरी 2015 को हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। अच्छा, किसने स्टार्ट की थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बता दें, इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, UPRRDA यानी उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की, 2003 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन 2 यानी स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन पार्ट 2 का किस वर्ष शुरू की गई थी। ये शुरू की गई 2020 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बात है क्वेश्चन नंबर 87 पे, निम्नलिखित में किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है।
यानी फॉर्मर फील्ड स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फॉर्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। केंद्र सरकार विभिन्न निम्नलिखित में कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? भैया धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना हमारी कौन सी योजना करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरुआत की गई थी? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक एवं शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए? इसका सही आंसर है उज्ज्वला योजना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी विवादित बना रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन विवादित नहीं है। उज्ज्वला योजना एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र की धुआं मुक्त योजना है। ये है उज्ज्वला योजना, ठीक, जो कि दुर्व्यापार और व्यावसायिक एवं शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार पर रोक, बचाव, पुनर्वास के लिए काम करती है उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक, कंफ्यूज ना हो। अब आते हैं 92 पे। निम्नलिखित में कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों के शिल्पकारों निर्माण के लिए मतलब जो हमारे पारंपरिक कला है, शिल्पों हैं, उसके संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरुआत की? इसके हमारे उस्ताद योजना। कौन सी है? उस्ताद योजना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93। में कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में शामिल महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को प्रावधान करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रेड, ऑप्शन नंबर ए ट्रेड योजना, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? कौन सा मंत्रालय संभालता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? इसका सही आंसर है, आयोग ने जो आंसर दिया है वो आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 45%। ये क्वेश्चन काफ़ी विवादों तक जा सकता है, क्योंकि कई जगह पे इसका आंसर 30% भी आया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 96। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों जो हाई स्कूल पास को एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 30,000 रुपये है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। स्वच्छ भारत मिशन में किस नोडल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्वच्छ भारत मिशन हमारा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। निम्न में कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त कफन निदान, एक रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करते हैं? कौन सी है? ये है हमारी जननी सुरक्षा योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग के केंद्र में एकीकृत बाल विकास योजना क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? किसको दी गई है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दी गई है। अब आते हैं हमारे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारे निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए प्रयोग किया जाती है? हमारा ऑप्शन नंबर सी है स्वामित्व योजना। कौन सा है? स्वामित्व योजना, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा सेशन कैसा लगा? हाँ, इसमें जो कुछ सुधार की ज़रूरत होगी आप उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या कमी रह गई है, कोई क्वेश्चन गलत हो गया होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। वैसे अपने तरफ से पूरी कोशिश की गई थी, गलत तो नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी ऐसा कुछ होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब
कीजिए। और हाँ, आपको जिस चीज़ की जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर आपको वीडियो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।